हेलो दोस्तों, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि ये सारे वीडियो एक ही दिन रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसीलिए एक ही ड्रेस में हैं, तो परेशान मत होना। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेजर पेपर नेक्स्ट जो 8 मेजर पेपर है, मेजर पेपर 8 का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मेजर पेपर 8 का जो सिलेबस है वो क्या है, क्या पढ़ना है इसके अंदर हम लोगों को। तो मेजर पेपर 8 के अंदर हम लोगों का है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और मैं बता दूं कि ये रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट का सिलेबस है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 के, उनका ये सिलेबस है और वो आराम से पूरे सिलेबस को देखें। इससे पहले 2 मेजर का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई नहीं देखें उस वीडियो को तो जाके इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, हर चीज़ जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा देख लीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं क्योंकि हर वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको मेरे एप्लीकेशन पे आना होगा, प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। जो लोग ऐप स्टोर वाले हैं मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, और जिनको किसी भी तरह की क्वेरी चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, मैं उनको गाइड कर दूँगा। रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 मतलब झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी का कोर्सेस हमारे यहाँ चलता है। सेपरेट यूनिवर्सिटी का सेपरेट कोर्स चलता है। जैसे विनोबा भावे विश्वविद्यालय अगर है, वीबीओ हजारीबाग है, इसका अलग कोर्स है। रांची यूनिवर्सिटी का अलग है, बीबीएमक्यू धनबाद का अलग है। तो सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं। सबका सिलेबस इस चैनल में मिलेगा। हमने अलग से एक चैनल ही बना रखा है CWH यूनिवर्सिटी के नाम से। वैसे मेरा मेन चैनल जो ऑफिशियल चैनल है वो है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक जानकारी पहुँच सके। तो चलिए हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो लोग ऑनलाइन कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं वो ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे डेमो लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप देख लीजिए। अच्छा लगेगा फिर ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, अपना कमेंट और सजेशन जरूर डाल दीजिए ताकि हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो हम लोगों को पढ़ना है मेजर पेपर 8 में, उसका नाम था क्या, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने। आपको मैं बता दूं कि सेमेस्टर 4 BVU और RU रांची यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस सेम है ADP का। EDP जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ भी सेमेस्टर 4 है, वहाँ भी सेमेस्टर 4 है, तो दोनों का सिलेबस सेम एक ही साथ चलेगा ये। तो इसके अंदर हम लोगों को ये सारे चीज़ पढ़ने हैं। अभी इससे एक एक करके देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए इकोप्रेन्योरशिप आ गया। इकोप्रेन्योरशिप, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है जो नया सोच का बिजनेसमैन होता है, इनोवेटिव आइडिया रखता है, जो रिस्क लेता है, जो कुछ नया सोच कर आता है मार्केट में, जो कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में कोई नया सोच लाया, कोई नया आइडिया लाया, कोई नया टेक्नोलॉजी लाया, कोई नए तरीके से पढ़ा रहा है, उसको हम उसका एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो अगर कोई इकोप्रेन्योर्स कौन होगा, तो इकोप्रेन्योर्स वह व्यक्ति होगा जो हमारे इकोसिस्टम से कुछ नया कर रहा है, जो हमारे इकोसिस्टम से कुछ नया कर रहा है, उसको इकोप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब कोई व्यक्ति गुलाल, हम लोग जो होली में यूज़ करते हैं गुलाल, वो व्यक्ति पता चला कि वो केमिकल से नहीं बनाता है, वो फूलों को सुखा के और उसी को पिसाई करके उसको और वो बनाता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, तो उसको इकोप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। कोई प्रकृति, नदी, पहाड़ जो है, जंगल है, उसी का इस्तेमाल कर रहा है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब जैसे जंगल में बहुत सारा पेड़ होता है और पेड़ का पत्ती गिरता है तो लोग उसको आग लगा देता है, जिससे जंगल में पेड़ भी जल जाते हैं, जंगली जानवर भी मारे जाते हैं। एक व्यक्ति क्या किया, सारे जंगल में सारे पत्ते को उठाना शुरू कर दिया। आदमी लगा लगा के बोला साफ करो इसको पूरा, और जंगल से जितने पत्ते उसको उठा रहा है और एक जगह पर रख रहा है, डंपिंग कर रहा है, और फिर उससे खाद बना के बेच रहा है। वो इकोप्रेन्योरशिप है कि हमारे मतलब इकोसिस्टम के, हमारे पर्यावरण को बचा के, हमारे पर्यावरण को बचा भी रहा है, पेड़ को जलने से बचा रहा है, जंगली जानवर उससे बचा रहा है, जंगली जानवर को भी जलने से बचा रहा है, और उसी पत्ते से वो खाद बना रहा है और लोगों को बेच रहा है। इकोप्रेन्योरशिप यानी इकोसिस्टम को संभाल के रखना, उसके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, इकोप्रेन्योरशिप। उसी तरह नेटप्रेन्योरशिप, अगर इंटरनेट के माध्यम से कुछ आप नया कर रहे हो तो नेटप्रेन्योरशिप है। इंटरप्रेन्योरशिप तो इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योरशिप समझ गए, जो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। टेक्नोप्रेन्योरशिप का मतलब है जो टेक्नोलॉजी में कुछ नया लेकर आ रहा है, उसको टेक्नोप्रेन्योरशिप बोलते हैं। कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप, जो कल्चर नया नया डेवलप कर रहा है, उसको कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और सोशल इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जो समाज में नए नए बदलाव कर रहा है, वो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप हो। अभी एडुप्रेन्योर्स भी आ गया।
एडुपेन्योर्स, जो एजुकेशन के फील्ड में कुछ नया कर रहा है, एजुकेशन के फील्ड में कुछ नया कर रहा है उसको एडुपेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई नया कर रहा है तो उसको एडुपेन्योरशिप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन देखेंगे, उसके सारे टाइप्स को देखेंगे और उसके डायमेंशन को देखेंगे। दूसरा यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्थिति है। तो भारत में हमारे यहाँ अभी एंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, क्योंकि भारत में आज से पहले, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आने से पहले भारत में बिजनेस हाउसेस थे और फैमिली बिजनेस था। कुछ बिजनेस घराने थे जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, यही सब का राज था। लेकिन जब से एंटरप्रेन्योरशिप आया है तब से इन घरानों का थोड़ा राज कम हुआ है और छोटे छोटे बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये सही से चल गया भारत के अंदर तो भारत में एक समय में ऐसा आएगा कि राज केवल अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का नहीं होगा, हमेशा वही लोग पैसा वाला बना रहेगा। हम लोग भी कोई भी मौका मिलेगा और जो हमारे देश के अच्छे अच्छे नौजवान हैं, मेहनती नौजवान हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, वो उनको पछाड़ के आगे बढ़ सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है। उसके अंदर हमारा भारत सरकार भी बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आई, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत सरकार भी लेकर आ रही है। भाई किसी तरह से ये सब इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है कि किसी तरह से हमको अपने देश के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है, ताकि रोज़गार की समस्या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। क्योंकि फैमिली बिजनेस के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, विवाद हो जाता है फैमिली बिजनेस में। तो कैसे हम अपने देश के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाएं। तीसरे यूनिट पर पढ़ना है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। आप एंटरप्रेन्योर बनो लेकिन अपने इकोसिस्टम को डैमेज मत करो, अपने इकोसिस्टम को डैमेज ना करो। तो ये पूरा इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम क्या है वो पढ़ना है हम लोगों को। इकोसिस्टम यहाँ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं। तो बोलता है एक एंटरप्रेन्योर्स अपने पूरे इकोसिस्टम को कैसे चलाता है, पूरे अपने सिस्टम को कैसे चलाता है, किस तरह से वो काम करता है, कहाँ से पैसा लाता है, कहाँ पैसा लगाता है, पैसा लाने के क्या क्या तरीके हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा, एंजल इन्वेस्टर होता है, वेंचर कैपिटल होता है, स्टार्टअप फाइनेंस होता है, ये सब पहली बार सुनेंगे। प्राइवेट इक्विटी फंड होता है, पहली बार आप सुनेंगे। तो ये सब तरीके एक एंटरप्रेन्योर्स यूज करता है अपने पूरे सिस्टम के अंदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम क्या है ये हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैसे वो काम करता है, पैसा कहाँ से लाता है, टेक्नोलॉजी कैसे अडोप्ट करता है, इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन कैसे करता है, गवर्नमेंट के का हेल्प कैसे लेता है, सारा चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया एंड फिजिबिलिटी। भाई एक एंटरप्रेन्योरशिप के पास बिजनेस का आइडिया कहाँ से आता है, स्रोत क्या आइडिया आने का, किस जगह से उसके पास आइडिया आता है और क्या उसकी फिजिबिलिटी है, कैसे उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर्स अपने पास बिजनेस आइडिया जो लाता है वो कहाँ से लाता है, तो वो भी लाता है हम ही लोग के आसपास से। हम ही लोग को देखता है, पूरे इन्वायरमेंट को, मार्केट को स्टडी करता है, नीड को एनालिसिस करता है और लगता है कि ये चीज़ चाहिए तो वो मार्केट में लेकर आता है। तो उसके लिए पूरा यहाँ लिखा हुआ है कि क्या करना होगा। तो इसके लिए उसको पूरा मेहनत करना पड़ता है कि कैसे हम कोई आइडिया जनरेट करें, लोगों के नीड को समझे, मार्केट एनालिसिस करें और फिर एक आइडिया जनरेट करके और लोगों के लिए एक बेहतर चीज़ लेकर आएँ। और लास्ट है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस। एक एंटरप्रेन्योर्स रिसोर्स को मोबिलाइज करता है, जो व्यक्ति के हाथ पैकेट में पैसा है ना उसको सही जगह पे लेके आता है। आप गौर कीजिए, अगर फ़ोनपे की बात करें हम भारत के अंदर, तो फ़ोनपे क्या किया, फ़ोनपे क्या किया, रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहा है। फ़ोनपे है, पेटीएम है, अमेजन पे है, गूगल पे है, ये मोबिलाइज किया। आप लोग शायद पता ही नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप ये सब मोबिलाइज कर रहा है रिसोर्सेज को। रिसोर्स मतलब पैसा, पैसा है, लेबर है, लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, सारे रिसोर्सेज होते हैं, सबको एक जगह एकजुट करता है। अब सोचिए ना कि जब तक फ़ोन पे नहीं हुआ करता था तो मैक्सिमम लोग कैश में डील करता था। कैश में डील होने के कारण क्या होता था, बैंक में पैसा नहीं जा पाता था। वो लोग कैश ही डील कर रहा है, हमने हम आपसे लिए, आप हम किसी को दिए, कैश यही घूम रहा है, वो बैंक जा ही नहीं पा रहा है। और बैंक नहीं जा पा रहा है तो बहुत सारे लोग कैश में लेते थे पेमेंट, तो कैश रखा जाता था। अब कैश मार्केट में घूम रहा है, बैंक नहीं जा रहा है, तो इकॉनमी हमारी अच्छी नहीं होगी। इकॉनमी तभी अच्छी होगी जब पैसा हमारा बैंक जा रहा है, बैंक से निकल रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे यहाँ कैश ही नहीं है, कोई पैसा रखता ही नहीं, बोलता फ़ोन पे कर देते भैया। अब फ़ोन पे कर देते तो बताइए, अगर हम करप्शन करना भी चाहते हैं, कुछ गलत करना भी चाहते हैं, तो कोई उपाय है, पैसा तो बैंक में ही जाएगा। तो यहाँ पे पैसा बैंक से बैंक में जा रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है वो बैंक में चला जा रहा है। हर गरीब आदमी का भी बैंक में पैसा जा रहा है, कैश उसके पास भी नहीं, घट जाता तो उसको एटीएम से निकालना पड़ रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है, यानी पैसा है, इकॉनमी जो मनी जो है वो बैंक के थ्रू ही सारा डील होगा। अगर बैंक के थ्रू होने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल पेमेंट,
अगर डिजिटल पेमेंट होने लगे तो बहुत फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा कि नोट छापने का सारा खर्च बच जाएगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि करप्शन फ्री इंडिया हो जाएगा, कोई घोटाला नहीं करेगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में कोई करप्शन नहीं कर सकता, कोई घूस आपसे डिजिटली नहीं ले सकता। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो ये फ़ायदा कौन हमको पहुंचा सकता है? ये एंटरप्रेन्योर्स पहुंचा सकता है, क्योंकि वही एक नया आइडिया लेकर आता है, नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है और हमारे देश में एक डिजिटल क्रांति और एक नया क्रांति लाकर पूरे सिस्टम को बदलता है। और ये पूरा हम लोगों को पढ़ना है एक इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोगों ने 3 मेजर पेपर का सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया। अब एक माइनर पेपर और एक VAC पेपर, इन दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि माइनर पेपर के अंदर क्या पढ़ना है और VAC पेपर के अंदर क्या पढ़ना है। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट बचेगा AEC पेपर, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर देंगे ताकि आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाएगा आखिर सिलेबस है क्या एक्चुअल में जो हम लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 4 BCom सेमेस्टर 4 रांची यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लोगों तक शेयर कर दीजिए, और अगर कुछ लगता है सजेशन सुझाव का ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट में अपना सुझाव लिखें। जिस टॉपिक पर सुझाव लिखेंगे हम लोग ज़रूर आपको मदद करेंगे। अगर प्रयास करेंगे कि मदद करें आपको, तो आप अपना वैल्यूएबल सजेशन सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।